तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले क्या होगा अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसका ऑसिलेशन। और देखो यार, मेन फंडा है कि हम इसमें अगर एक मैग्नेट के पीस को जो कि आपका मैग्नेटिक नीडल होगा, उसे अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा उसे हम निकालने वाले, और साथ ही साथ में हम निकालने वाले कि कितना उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा। डन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर आ मैग्नेटिक डाइपोल। हमने उस नाम को तो ले ही लिया था, डाइपोल वाला नाम को लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था। कंसिडर द मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with angle थीटा। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, आपके पास एक डाइपोल है जो कि आपका कंपास का नीडल है। डन है। ये आपके पास एक डाइपोल है, यहाँ पे पाइवोटेड है, मतलब वो घूम सकता है इसके अराउंड में। डन। इसको हमने क्या कर दिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। डन। इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये बातें क्लियर है। ये मैग्नेटिक फील्ड वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। डन है। अब इसका ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये इसका नॉर्थ साइड है। डन। ए नॉर्थ ए साउथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, नॉर्थ टू साउथ। ये हमने पढ़ा है, ये बातें क्लियर है। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऑब्वियसली बाहर में ट्रैवल कर रहा है, तो ये कहाँ, साउथ टू नॉर्थ कर रहा है। ठीक है, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, क्योंकि ये अच्छा नॉर्थ से ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, छोड़ो, ये बातें क्लियर है। अब देखो, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे घुमा नहीं पाऊंगा। डन है। अब देखो, ये बातें क्लियर है। डन। तो अब होगा क्या, बेसिकली जैसे ही हम इसको यहाँ पे डाल देंगे तो ये क्या करेगा, अपने आप को ऐसे ऐसे करके अलाइन करने वाला है इसके साथ में। क्या बातें क्लियर है, ऐसे करके अलाइन करेगा। लेकिन ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने आप को अलाइन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ये अलाइनमेंट पे आ चुका है। लेकिन जब आया होगा, कुछ एक्सीलरेशन गेन किया होगा, वो एक्सीलरेशन क्या इसको अलाउ करेगा, नहीं। इनर्शिया के कारण वो क्या करेगा, अपना पोजीशन को ओवरशूट करेगा, ओवरशूट करके पीछे आएगा, फिर अपोजिट में ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी एक्सीलरेशन के साथ आएगा, फिर ओवरशूट करके पीछे जाएगा। तो ऐसे 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 कर करके फाइनली यहाँ आके रुकने वाला है। डन है। मतलब ऑसोलेट भी करने वाला है। डन। और जैसे ही ऑसोलेशन का बात आता है तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे। ये बातें क्लियर है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी हम लोग कोई भी, देखो एक कॉइल को, अगर मान लो कि एक कॉइल है। डन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई मैग्नेट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत ही गहराई से डिस्कस किया था। डन। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वहाँ पे हमने टॉर्क निकाला था। क्या हमें वो याद है? ऑल्सो वी नो, हमें पता है। देखो, इसे करने का ना ऐसे फोर्स करके भी मतलब ऐसे फोर्स का डायरेक्शन करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो मेथड सही नहीं है। अगर आप करोगे तो आपका एनसीईआरटी वाला काट देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा सीधा बोल के रखा है कि वो सारे आउटडेटेड नॉलेज है। डन। आपको अभी फिलहाल मानना है कि मूविंग चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। डन। क्योंकि यही अपना रिसेंट फंडा है 19वीं सेंचुरी के बाद से। सो ऑल्सो वी नो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय, हमने लास्ट चैप्टर में ड्राइव किया था, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी मैग्नेट। क्योंकि हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, हमने लास्ट टाइम में ऐसा एक कॉइल को प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड में, याद है? लास्ट चैप्टर में ऐसा एक कॉइल को प्लेस किया था। ना, उसके बाद ये रोटेट हुआ था। इस कंडीशन में जब इस कॉइल में से करंट फ्लो हुआ था, ये कैसे बिहेव कर रहा था, एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा था। और मैंने इसका डाइपोल का, और मैंने बताया भी था, ए इसका मैग्नेटिक फील्ड था, ए इसका डाइपोल का डायरेक्शन था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको क्लियरली बताया था। यहाँ मैंने टॉर्क कितना लिखा था, M क्रॉस B लिखवाया था आपको, याद है आपको? तो सेम हमें यहाँ पर भी लिखना है। ऑल्सो वी नो दैट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एनी मैग्नेट, कितना है उसका वैल्यू, हमने लास्ट चैप्टर में ड्राइव किया था, दैट इज़ M क्रॉस B। सो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा MB साइन थीटा। ठीक है। इसको ना कुछ टीचर लोग ऐसे भी करवाएंगे, बट आप इसको नहीं करना, एनसीईआरटी काट देगा। डन। यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को ऐसे लिख दिए जाएंगे, वैसे लिखेंगे, दैट इज़ पोल स्ट्रेंथ इनटू आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी इसको पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इसका बीच का 2a डिस्टेंस मानेंगे, यहाँ साइन थीटा ले लेंगे, लेके करेंगे तो टॉर्क दैट इज़ फोर्स, दैट इज़ लग रहा है
एम नॉट बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस को लेंगे, ए डिस्टेंस जब निकालेंगे वो इनके पास पता है कि ये वाला 2a है, तो यहाँ आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, दैट इज़ m इंटू 2a, एम नॉट पोल स्ट्रेंथ इंटू 2a क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, इंटू b साइन थीटा बचेगा। टॉर्क इजिकल टू यहाँ पे एम बी साइन थीटा लिखने वाले, डन। लेकिन डेरिवेशन एकदम सही है, लेकिन इसे करने का कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 2 पोल्स तो होते ही नहीं है, 2 पोल्स तो होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई एक चार्ज मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से हमें 2 अलग अलग पोल्स दिख रहे हैं। ये बात क्लियर है, इसलिए बहुत ही आउटडेटेड है, लेकिन आएगा यही डेरिवेशन ही, डन। इसलिए बहुत ही आउटडेटेड है, तो इसलिए इसको एनसीईआरटी से भी हटा के रखें हैं। तो एनसीईआरटी में सीधा बोला है कि जैसे हमें पता है कि टॉर्क कितना लगता है, एम क्रॉस भी लगता है, हर केस में लगता है, डन। तो ये एम बी साइन थीटा होगा, ये बातें क्लियर है। ऑल्सो अगर हम देखें यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल है, ऑल्सो द नीडल हैज़ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब बताया था ना, बॉडी का सुस्ती, रोटेशनल मोशन में इनर्शिया बॉडी का सुस्ती। इसको मैं आई नहीं मानने वाला हूँ, इसको आई मान लूँगा तो क्या पता तुम लोग करंट पढ़ लो। इसको कुछ ऐसा बनते हैं, ठीक है, क्या कर्सिव में आई लिखते हैं ना, वैसा आई लिख दिया, ठीक है। इनर्शिया आई, मिडिल हैज़ इनर्शिया आई, देन अगर उसका इनर्शिया आई होगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ उस केस में टॉर्क, जैसे फोर्स इजिकल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में मैंने मास का एनालॉजी क्या बताया था आपका, इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन आई, अच्छा एक्सेलरेशन अल्फा। ये बातें क्लियर है। सो अगर इन दोनों को इक्वेट करते दैट इज एम बी मैग्नेटिक मोमेंट बी साइन थीटा इजिकल टू आपका पास क्या निकल के आ रहा है, इनर्शिया इंटू अल्फ़ा, डन है, इनर्शिया इंटू अल्फ़ा। ऑल्सो बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए, देखो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना बहुत ही छोटा एंगल है। ऑल्सो फॉर स्मॉल एंगल्स दैट इज पैरेक्शियल एंगल्स, जो एंगल्स बहुत ही छोटे होते हैं उनके केस में साइन थीटा और थीटा इक्वल है, डन है। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एम बी थीटा इजिकल टू इनर्शिया इंटू अल्फ़ा। ये बातें क्लियर है। देयरफॉर यहाँ से मैं एक कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ, दैट इज़ अल्फ़ा अपॉन थीटा को नीचे भेज देता हूँ, तो मेरे पे क्या निकल के आएगा, एम बी डिवाइडेड बाई इनर्शिया। ये बातें क्लियर है। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को क्यों लिया अभी पता चल जाएगा तुमको। हियर अब ध्यान देना, हियर मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कांस्टेंट वैल्यू, इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो कह नहीं सकते क्या, अपना जो अल्फ़ा बाई थीटा जो भी आने वाला है एक कांस्टेंट वैल्यू के आएगा। सो अल्फ़ा आपका एक्सेलरेशन इजिकल टू के इंटू थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डन है। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन लिखता हूँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, गुड एंड फाइन। अब ज़रा समझना इस बातों को। ये मेरे पास नीडल था, डन, ये यहाँ आ रहा है, डन। अब देखना जब मैं नीडल नीचे गया यहाँ आया अपने ओरिजिनल पोजीशन में, लेकिन इनर्शिया के कारण ओवरशूट करेगा, ओवरशूट करने के बाद यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो जब इस तरफ जा रहा है ना, आपको याद है पेंडुलम के बारे में, जब पेंडुलम को मैंने यहाँ लेके रखा था उसके बाद जब मैंने इसको जब पेंडुलम यहाँ जा रहा था तो वो एक्सीलरेट कहाँ हो रहा था, पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे आना चाह रहा था अपने मेन पोजीशन पे, डन। उसी तरह जब ये इस तरफ आया, डन, तो कहाँ जाना चाहता है, अपने मेन पोजीशन में। आया किस तरफ, वो यहाँ पे सपोज आ गया, उसके बाद यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ जब वो आया दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ किया, वो जाना कहाँ चाहता था, एक्सीलरेशन कहाँ कर रहा था, पीछे की तरफ, क्योंकि वो पीछे जाना चाहता था ना। ये बात समझ आए। फिर जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा फिर वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ करेगा, उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ करेगा, पॉजिटिव थीटा करेगा, और वो आना कहाँ चाहेगा, इसके ऑपोजिट में आना चाहेगा, अपने मेन पोजीशन पे आना चाहेगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, एंड एक्सीलरेशन डायरेक्शन इज ऑपोजिट to the direction of displacement।
आया बात समझ में कि यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट में है और एक्सीलरेशन और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक किसके कंडीशन है, देयरफॉर इट फॉलो सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपका क्लास 11th ऑसिलेशन चैप्टर। ये बातें क्लियर है। देयरफॉर हम यहाँ से इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब ये यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया, डन, उसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको ऐसा हिल के कितना टाइम लगेगा हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था एसएचएम में टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यही तो फॉर्मूला निकाला था मैंने लास्ट ईयर। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालते हैं, देखो एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी निकाल के रखा है मैंने, कितना है, m मैग्नेटिक मोमेंट, b मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय इनर्शिया। तो a रहेगा आपका टाइम पीरियड। क्या है, बातें क्लियर है यहाँ तक, डन है। अब देखो हम चाहे तो इसमें और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे एनर्जी स्टोर्ड, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है, ऑल्सो निकालते इसको भी, ऑल्सो एनर्जी स्टोर्ड, इसमें एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी मतलब U। देखो ए अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा तो छोटा सा एनर्जी होगा, बट इन टर्म्स ऑफ क्या, एंगुलर के, जस्ट इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल, तो रोटेशनल में एनर्जी क्या था, वर्क एंड एनर्जी आर सेम, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन के टर्म पे फोर्स क्या लगेगा आपका, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू डी थीटा। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है। सो यहाँ पे एनर्जी इतना आ जाएगा, स्मॉल एनर्जी डी थीटा। तो अगर पूरे के लिए निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, दैट इज़ पूरे के लिए निकालना है स्मॉल एनर्जी अगर इतना, स्मॉल टॉर्क बोलते हैं पूरा टॉर्क इंटू डी थीटा, तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टॉ इंटू डी थीटा। ये बातें क्लियर है। तो स्मॉल यू करेंगे तो कैपिटल यू मिल जाएगा हमें। टॉर्क कितना है यहाँ पे, दैट इज़ एम बी साइन थीटा, और साथ में यहाँ पे डी थीटा। ये बातें क्लियर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे m मैग्नेटिक मोमेंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी, दोनों बाहर, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा आता है, डन है, क्या आता है, कॉस थीटा, और साथ में एक माइनस फ्री, तो माइनस कॉस थीटा। तो आपके पास u कितना आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, डन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज़ माइनस एम डॉट बी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो, डन है। तो एम बी एम डॉट बी। यहाँ तक बात है क्लियर। तो आप ना इसको एक और चीज़ से समझ सकते हो, डन है, एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा, डन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वगैरह सब क्लियर हो जाएगा उसमें। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 3 केसेस लेता हूँ आपके पास, 3 केस ले लेते हैं केस, क्योंकि जब भी हमने ऐसा किया है तो केसेस हमने लिया है। तो पहला केस मेरा कुछ ऐसा है, डन। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, डन, मैग्नेटिक फील्ड ले रहा आपके पास, और मैंने यहाँ पे इस डाइपोल को कैसे प्लेस किया, देखो एक बार, मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया, डन। एक और केस है मेरे पास, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इस बार डाइपोल को कुछ ऐसे प्लेस कर दिया। एक और केस है आपके पास, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इस बार डाइपोल को कुछ अगेन ऐसे प्लेस कर दिया। तो आप बोलोगे तो दोनों सेम ही हो गया। अब देखो, मान लो सपोज ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ एंड को पॉइंट कर रहा है, तो नॉर्थ ए साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ये मान लो ए वाला नॉर्थ है, ए वाला साउथ एंड, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। इसे मान लो यहाँ पे है नॉर्थ, तो यहाँ है साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ इनसाइड में, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ अगर देखो तो यहाँ थीटा कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है, एम और बी के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना आ रहा है इस केस में, यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो थीटा आ रहा है 90 डिग्री। ये बातें क्लियर है, थीटा आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क निकालो, टॉर्क कितना आ जाएगा आपका, एम बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, दैट इज टॉर्क आपका आ रहा है एम बी, और यही होता है मैक्सिमम टॉर्क, ना। तो जब 90 डिग्री में होता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री में होता है एंगल, तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है। ये बातें क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कुछ नहीं हो रहा है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में रहेगा तो एनर्जी स्टोर्ड तो कहाँ बैठने वाला है, उसको तो सीधा भगाने वाला है यहाँ से, सीधा ऐसे बोलेगा घूमो इसको ऐसा। ये बातें क्लियर है, डन है। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, इस कंडीशन में अगर तुम देखो तो थीटा कितना आ रहा है इस कंडीशन में, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो 0 डिग्री आ रहा है। टॉर्क निकालो, दैट इज एम बी साइन 0,
साइन ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है भाई, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो है, तो टॉर्क यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे टॉर्क ज़ीरो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे आ चुका है तो फिर वो नहीं जाने वाला है, और एक बार अगर थीटा 0 करके बैठ गया फिर वो नहीं मूव करने वाला है। डन। पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना हो जाएगा आपका एम बी कॉस थीटा, तो कॉस ज़ीरो, अच्छा कॉस ज़ीरो आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है एम बी, कॉस ज़ीरो का वैल्यू 1 तो एम बी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, ये बातें क्लियर है। अच्छा नेगेटिव भी है साथ में, तो नेगेटिव एम बी। डन। तो मैक्सिमम तो नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू है, बट मैग्नीट्यूड सेम है। डन। अब देखो इस कंडीशन में अगर तुम देखो, ध्यान देना, ऐसा उल्टा आ चुका है, इस तरफ आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ है, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो यहाँ पे हमारा टॉर्क कितना आएगा, दैट इज एम बी साइन 180। ये बातें क्लियर है। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ये बातें क्लियर है। साइन 180 का वैल्यू 0, तो टॉर्क तो 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ये कितना आएगा आपके पास एम बी माइनस के साथ कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस एम बी कॉस 180 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे प्लस एम बी आ रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है मतलब इट कैन डू वर्क, तो जैसे ही इसको ऐसा रखा जाएगा ना तो अपना आप घूम के ऐसा आ सकता है, इसलिए पॉजिटिव है। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आ चुका है एनर्जी स्टोर तो है लेकिन ये वर्क नहीं कर सकता है, डन है, क्योंकि नेगेटिव में वर्क नहीं कर सकता है, ये दोबारा वापस घूम के नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में पॉजिटिव आया था तो ऐसे घूम के वो आ जाएगा वापस, डन। लेकिन इस केस में ऐसा अगर आ चुका है तो ये वापस नहीं घूमेगा। ये बातें क्लियर है। तो ये था बेसिकली आपका मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और हमने देख लिया कि कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी फॉलो करता है, डन है। हमने इसके टाइम पीरियड को निकाला था, डेरिवेशन किया था, हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना होता है वो भी डेरिवेशन किया, और हमने तीनों केसेस देख भी लिया, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं गॉस लॉ के बारे में बात करूँगा। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि एक समरी बनेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, इतने भी हमने अभी तक जितने पढ़े ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर और मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये दोनों हमेशा कंपेरेटिव रहा है, तो इसके एक शॉर्टकट हम लोग एक वे भी निकालेंगे एनालॉगी की, दोनों में क्या क्या फॉर्मूलेस कॉमन आ रहे हैं। ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।